हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोगों ने बाकी पिछली 3 क्लासेस एंजॉय की होंगी। और जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, उसको आपने अच्छे से समझा होगा। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, आपने उस होमवर्क को भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आपके जितने डाउट्स अभी तक क्रिएट हुए हैं, वो आपने मेरे से पूछ लिए होंगे। तो अपनी पिछली 3 क्लासों को कंटिन्यू करते हुए आज की इस 4th क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक डिस्कस करवाऊंगा, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ की, सरचार्ज की, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की। और साथ के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिबेट और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन क्लासेस को देखिए, फिर उसके बाद आप इस क्लास को कंटिन्यू करिए। अगर आप उन क्लासेस को ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप इस क्लास को यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जो कि है सीए इंटर और आईपीसीसी पेपर नंबर 4 टैक्सेशन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे रेट ऑफ इनकम टैक्स। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के रेट जो डिफाइन किए जाते हैं वो फाइनेंस एक्ट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, और जो हम फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं वो है 2020। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो रेट ऑफ इनकम टैक्स डिफाइन किए गए थे फॉर इंडिविजुअल, फॉर एचयूएफ, फॉर फर्म, कंपनी, एलएलपी, इन सब के लिए वो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज उसी के बारे में एक और बात कर लेता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी नॉर्मल इंडिविजुअल। नॉर्मल इंडिविजुअल का मतलब वो जिनकी एज 60 ईयर से कम है। और दूसरा हमने रखा था सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब वो जिनकी एज 60 ईयर से 80 ईयर तक के बीच में है। एंड थर्ड हमने रखे थे वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन में वो लोग आते हैं जिनकी एज 80 ईयर से अबव है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए थे। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि कैसे आप टैक्स कंप्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया कि पर्सन इंडिविजुअल में कौन सी कैटेगरी में कवर होता है। ए कैटेगरी में मतलब वो एक नॉर्मल पर्सन है, बी कैटेगरी मतलब वो एक सीनियर सिटीजन है, और सी कैटेगरी जहां पर हमने उसको बताया था कि वो एक वेरी सीनियर सिटीजन है। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत ज्यादा बार मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन, और एग्जाम में यहाँ पर आपको ट्रैप भी किया जा सकता है कि जो 80 ईयर की या 60 ईयर की एज लिमिट है वो किस दिन देखनी है। इट मींस अगर कोई एसएससी पर्टिकुलर किस डेट पर 60 ईयर का हो जाए या 80 ईयर का हो जाए, तो हम उसे मान लेंगे कि वो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कवर हो गया है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया था, एक क्लैरिफिकेशन आई थी, जिसमें उन्होंने इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि कब माना जाएगा कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है या कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर 27 पर एक क्लैरिफिकेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर डाली हुई है, जो बात करती है इसी के बारे में, जहां पर आपको ये क्लैरिफाई किया गया है कि कोई पर्सन कब सुपर सीनियर सिटीजन होगा और कब वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। इट मींस कौन से पर्टिकुलर डेट पर उसको देखना है कि वो 60 ईयर का हो गया है या वो 80 ईयर का हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 ईयर और 80 ईयर एज ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर लेके आए थे, सर्कुलर नंबर 28 बाय 2016, जो कि आया था 27 जुलाई 2016 को, जिसने इस बारे में क्लैरिफिकेशन दी थी कि आप एज कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो 60 साल का है या वो 80 साल का है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्लैरिफाई किया, एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया एंड एज ऑफ 60 ईयर और मोर मतलब सीनियर सिटीजन, एंड 80 ईयर और मोर means a very senior citizen is eligible for a higher basic exemption of rupees 3 lakh और 5 lakh respectively। तो आपको पता ही होगा सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, जबकि वेरी सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स
नहीं है। इसके बाद क्या बोला डिपार्टमेंट ने? The CBDT has, via this circular, clarified that person born on 1st April would be considered to have the attained a particular age on 31st March. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को वो एज अटेन कर लेता है या उसका बर्थ हो जाता है या उसका बर्थ डे उस दिन फॉल करता है, तो मान लिया जाएगा कि वो 31 मार्च को वो एज अटेन कर चुका है, द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे। इन पर्टिकुलर, the question of attainment of age of eligibility for being considered a senior citizen or a very senior citizen would be decided on the basis of above criteria only। तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को आप 80 साल के हो जाते हैं, तो माना जाएगा कि आपने वो एज 31 मार्च को अटेन कर ली है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी क्लासिफाइड एज एन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन एज द केस मे बी। देयरफॉर कंक्लूजन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयरफॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज 60th बर्थडे फॉल अंडर 1st of April 2021 would be treated as having attained the age of 60 year in the previous year 2021 and would be eligible for a higher basic exemption limit of rupees 3 lakh in computing the total tax liability। जब आप उसकी total tax liability compute कर रहे होंगे तो आप उसे वहां पर मान के चलेंगे कि वो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बन चुका है। Likewise, a resident individual whose 80th birthday fall under the date of 1st of April 2021 would be treated as having attained the age of 80 year in the previous year 2021 and would be eligible for a higher basic exemption limit of rupees 5 lakh accordingly। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर सी सिचुएशन कर दी है। अगर आपका 1st of अप्रैल को बर्थडे आ जाता है और आप उस दिन 80 साल या 60 साल के हो जाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि जो ठीक उसके पिछला दिन था जो कि 31 मार्च था, आप उस वाले पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 80 ईयर या 60 ईयर के हो गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एलिजिबल फॉर द हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए रहती है। 3 लाख रुपए सीनियर सिटीजन के केस में और 5 लाख रुपए सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग आएंगे पेज नंबर 28 पर। तो 28 पेज नंबर पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको एक पार्ट होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनएक्सप्लेन्ड मनी पर जो टैक्स लगता है, इन्वेस्टमेंट्स जो है अनएक्सप्लेन्ड, इस पर 60% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो ये आपने होमवर्क में रीड किया होगा। तो यहाँ पर एक कुछ करेक्शंस करनी है, वो आप कर सकते हैं। तो जहां पर ये लिखा हुआ है thus the effective rate of tax including surcharge of 25% of the tax and cess 3%, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिए। इट इज नॉट अ 3%, रादर इट विल बी अ 4%। तो यहाँ पर जो सरचार्ज लगाया जाएगा वो 4% के हिसाब से लगाया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो आपकी ये वाली परसेंटेज है ये भी चेंज हो जाएगी। द न्यू परसेंटेज वुड बी 78%। तो यहाँ पर जो नई परसेंटेज निकल के आएगी ड्यू टू न्यू सरचार्ज रेट, वो आपकी हो जाएगी 78%। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अपने अपने नोट्स में इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, बाकी रेस्ट सेम है। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस पर तो वो मेरे से पूछ भी सकता है, अदरवाइज मैं आज की क्लास में इसको डीपली एंड डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको रेट ऑफ टैक्सेस में कंपनी के रेट ऑफ टैक्स में बताया था कि कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था पेज नंबर 27 पर, जहां पर मैंने कंपनी को 2 पार्ट्स में बांटा था। तो आपको याद होगा कंपनी को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जिसको कि मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं।
तो यहां पर मैंने आपको बताया था कंपनीज दो तरह की हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक हमारे पास आई थी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के केस में स्ट्रेट अवे टैक्स था 40% का। डोमेस्टिक कंपनी को मैंने दो पार्ट्स में बांटा था। सबसे पहले वो मैंने कंपनीज रखी थी जिनका टर्नओवर मोर देन 400 करोड़ इन अ प्रीवियस ईयर 2018-19। एक वो कंपनी जिनका टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ इन अ प्रीवियस ईयर 2018-19। तो इनके लिए जो मैंने आपको टैक्स रेट बताया था वो 25% था, जबकि इनके लिए जो टैक्स रेट है वो 30% है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर 18-19 क्यों रखा गया है। मतलब जब हम एक कंपनी का टैक्स रेट डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर 25% का टैक्स लगाया जाए या 30% का टैक्स लगाया जाए, तो व्हाई वी आर कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 टर्नओवर ओनली। मतलब हम 18-19 का ही टर्नओवर क्यों देख रहे हैं, हम उसके आगे पीछे का या किसी और पर्टिकुलर ईयर का टर्नओवर क्यों नहीं देख रहे। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रीवियस ईयर 2018-19। तो इसके लिए जो लॉजिक दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोविजन डिक्लेयर किया जाता है जब भी कोई सरकार लॉ लेके आती है, तो उसके पीछे जब रीजनिंग दी जाती है तो उसकी रीजनिंग कुछ इस तरह से थी, आप ध्यान से समझिए। अभी जो हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा चल रहा है 2020-21। मेरा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है दैट इज एट 2021। तो इसका पिछला प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, इसके पीछे अगर मैं जाऊं 2019-20। देखिए बजट कब आता है, फरवरी महीने में। तो ये जो प्रीवियस ईयर है 2021, इसका बजट कब आया होगा, फाइनेंस बिल 2020 फेब में। क्लियर। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, जब ये साल खत्म होता है तो उसके बाद शुरू हो जाता है इसका असेसमेंट ईयर, जो कि होगा 2021। तो ये जो असेसमेंट ईयर है, इसमें आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, इसके अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं बाय 31 मार्च 21, जिसमें दोनों ही रिटर्न आती हैं। मींस बिफोर ड्यू डेट, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, बिफोर ड्यू डेट, और दूसरी आती है आफ्टर ड्यू डेट। तो यहां पर क्या लॉजिक दिया था गवर्नमेंट ने, अगर वो फाइनेंस एक्ट 2020 लाते समय, मतलब फरवरी के महीने में अपना जब बजट लेके आए थे, उस समय पर अगर वो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर अंडर कंसिडरेशन कर देते, तो लोग ऐसे में अपनी रिटर्न्स को रिवाइज कर लेते, अपनी रिटर्न्स को रोक के रखते और 31 मार्च 21 तक अपनी रिटर्न फाइल करते और वहां पर अपनी टर्नओवर में मैन्युपुलेशन कर लेते, जिससे कि वो बेनिफिट उठा पाए 25% वाले टैक्स का या 30 वाले टैक्स का, एज द केस मे बी। तो वो नहीं चाहते कि उनके इस प्रोविजन की वजह से लोग मैन्युपुलेशन करें और अकॉर्डिंगली अपनी आईटीआर फाइल करें। तो इसलिए यहां पर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1920 का जिक्र नहीं किया, क्योंकि 1920 का वो पीरियड अभी भी ओपन पड़ा था जहां पर लोग अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे। तो वो नहीं चाहते थे उस ईयर में कोई मैन्युपुलेशन करवाना, जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस प्रोविजन। तो इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर कंसीडर किया फॉर द पर्पज ऑफ टर्नओवर, वो 18-19 का पीरियड कंसीडर किया, क्योंकि 18-19 की रिटर्न इस दिन तक, जिस दिन ये बजट आया, जिस दिन ये बिल प्रेजेंट किया गया, उस दिन तक इस वाले पीरियड की रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी।
और इसमें रिवीजन भी पॉसिबल नहीं थी। तो ऐसे में उन्होंने इस साल को लॉक कर दिया और उन्होंने बोला कि अब क्योंकि यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी, लोग अपनी रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, तो अब हम 18-19 को बेस ले लेंगे और 18-19 के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी के ऊपर 25% का टैक्स लगना चाहिए या 30% का टैक्स लगना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों लॉ के अंदर फाइनेंशियल ईयर 18-19 पे एम्फेसाइज किया हुआ है व्हाइल कंप्यूटिंग द टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग ऑन अ कंपनी। तो कंपनी पे अगर 25% का टैक्स लगाना है तो आपको टर्नओवर देखनी होगी 18-19 की, ना कि किसी और साल की। तो वापस आ जाते हैं रेट ऑफ टैक्सेस पर। तो रेट ऑफ टैक्सेस में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दी रेट ऑन अ इंडिविजुअल, एचयूएफ पर कैसे लगेगा, एओपी, बीओआई, एजेपी, लोकल अथॉरिटीज पर कैसे रेट लगेंगे, कंपनीज पर कैसे लगेंगे, फर्म और एलएलपी पर कैसे लगेंगे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। तो अब चलिए आज की इस बात को स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं सरचार्ज। सरचार्ज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। सरचार्ज में क्या होता है, गवर्नमेंट सेज कि अगर कोई पर्सन ज्यादा कमाता है तो उससे टैक्स भी ज्यादा मिलना चाहिए। देखिए उन्होंने जो स्लैब बनाए हैं ना, जो ये इनकम टैक्स के स्लैब्स बने हैं, 3-2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से फिर अगले 2.5 तक 5%, फिर उसके बाद 20%, फिर 30%। तो ये भी एक लिमिट तक ही आपको टैक्स लेके आती है, मतलब इस स्लैब के सिस्टम से भी आपको एक लिमिट तक के टैक्स की कलेक्शन मिलती है। लेकिन अब गवर्नमेंट आपके ऊपर और इम्पोजिशन करना चाहती है टैक्सेस की, तो वो आपके ऊपर सरचार्ज लगाती है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स भी देना चाहिए, अगर आप और ज्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स और ज्यादा देना चाहिए। अब सपोज कीजिए कोई पर्सन 10 लाख से ज्यादा कमाता है, ए 10 लाख से ज्यादा कमाता है और बी भी 10 लाख से ज्यादा कमाता है, तो 10 लाख रुपए के बाद तो हर कोई बराबर हो जाता है ना। देखिए पूरे स्लैब सिस्टम में क्या था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 5 तक कोई टैक्स नहीं था, सॉरी 2.5 तक कोई टैक्स नहीं था, अगले 5 तक 2.5 लाख रुपए पर 5% का टैक्स था, फिर उसके अगले 5 लाख 10 लाख तक जो कि हो गया, वहां पर 20% का टैक्स था। लेकिन जब 10 लाख की लिमिट आ जाती है तो उसके बाद तो सभी कॉमन हो गए, फिर तो चाहे ए बी सी डी ई कोई भी पर्सन हो, अगर 10 लाख से ऊपर कमा रहा है तो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर तो सभी को 30% टैक्स देना है। तो यहाँ पर फिर कोई अगर बहुत ही ज्यादा कमा ले, मान लो कोई 50 लाख से ज्यादा कमा ले, कोई 2 करोड़ से ज्यादा कमा ले, कोई 5 करोड़ से ज्यादा कमा ले, तो इसका मतलब वो सभी 30% का ही टैक्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉ को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया जिससे कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग ज्यादा टैक्स पे कर पाए बाय वे ऑफ सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या है, सरचार्ज इज बेसिकली अ लेवी, जहां पर आपको कहा जाता है कि अगर आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट अर्न करते हैं एज ए इनकम, तो आपको इनकम टैक्स तो देना ही होगा, साथ ही साथ यू हैव टू पे सरचार्ज। Surcharge is an additional liability over and above your normal income tax liability. Surcharge is an additional liability over and above your normal income tax liability. तो आपकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो तो रहेगी रहेगी, साथ में आपके ऊपर सरचार्ज की एक एडिशनल लेवी भी कर दी जाएगी। किस तरह से की जाएगी देख लेते हैं। लॉ के अंदर सरचार्ज के रेट्स कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। So, surcharge is applicable on इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये जो मैं टेबल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज फॉर द इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। कंपनी के केस में सरचार्ज अलग है, फर्म और LLP के केस में सरचार्ज अलग है। तो देख लेते हैं इंडिविजुअल के ऊपर किस तरह से एप्लीकेबल है। वेयर द टोटल इनकम, अभी आप ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बिना इसको देखे आप रीड करेंगे केवल। सो वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 1 करोड़, देन
आपके ऊपर जो सरचार्ज लगाया जाएगा दैट इज द 10% ऑफ द इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है और 1 करोड़ से कम रहती है तो आपके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो 10% के हिसाब से लगेगा। और 10% किसका लगेगा? जो आपका इनकम टैक्स कंप्यूट हुआ होगा उसका 10% आपको एडिशनली पे करना है। सेकेंड केस, वेयर द इनकम exceeds ₹1 crore but does not exceed ₹2 crore। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो आपको 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा। थर्ड केस, वेयर द इनकम exceeds 2 crore but does not exceed ₹5 crore। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो आपको 25% का सरचार्ज यहां पर पे करना है। एंड फोर्थ कंडीशन, वेयर द टोटल इनकम exceeds 5 crore then you have to pay surcharge at the rate of 37%। तो यहां पर आपको 37% के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलते हैं आपकी इनकम हो गई है 55 लाख। तो आप यहां पर कंप्यूट करेंगे टैक्स। कैसे कंप्यूट करेंगे? ऑन द फर्स्ट 2,50,000, आई एम अज्यूमिंग की एज इज 47 ईयर, इंडिविजुअल है। तो ऑन द फर्स्ट 2,50,000 देयर विल बी नो टैक्स। ऑन द नेक्स्ट 250 देयर विल बी 5% टैक्स जो कि आ जाएगा 12,500। ऑन द नेक्स्ट 5 लाख देयर विल बी 20% टैक्स जो कि आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद देखिए टोटल इनकम थी 55 लाख रुपए, 55 में से 2.5 लाख चले गए, फिर 2.5 चले गए, मतलब 5 लाख चले गए, फिर उसके बाद 5 लाख चले गए, तो टोटल कितने चले गए? 10 लाख। अब टोटल 55 में से अगर मैं 10 लाख हटा दूं तो मेरे पास रिमेनिंग इनकम कितनी रह जाती है? 45 लाख। तो नेक्स्ट 45 लाख जो इनकम है इस पर टैक्स आएगा 30%, which is 13,50,000। Now total tax liability would be 14,62,500। तो क्योंकि यहां पर आपकी इनकम 55 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में आपके ऊपर सरचार्ज नाम की चीज और एप्लीकेबल हो जाएगी। और जो कितने रेट से हो जाएगी? देखिए जहां पर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है लेकिन 1 करोड़ से कम होती है तो वहां पर आपको रेट देना होगा सरचार्ज का एट द रेट ऑफ 10%। तो यहां पर आपको 10% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा जो कि आ जाएगा 1,46,250 रुपीज। एंड आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 14,62,500 प्लस 10% विच इज 16,08,750। आई होप एम आई क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो आपके ऊपर सरचार्ज की एक एडिशनल लेवी आ जाएगी। और जो सरचार्ज आपके ऊपर लेवी किया जाएगा वो कुछ इस तरह से किया जाएगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा बट 1 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर 10% का सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है तो 15% का सरचार्ज है। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो 25% का सरचार्ज है। और अगर आपकी इनकम
5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल किया जाएगा। क्लियर है हम यहां तक? इसके साथ एक अमेंडमेंट है जो आपको समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। फाइनेंस एक्ट 20 से पहले जो आपकी डिविडेंड इनकम होती थी, बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, जो आपकी डिविडेंड इनकम होती थी वो एग्जेम्प्ट होती थी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अप टू ₹10 लाख। मतलब अगर आपको 10 लाख रुपए तक का ही डिविडेंड मिलता है तो आपको वहां पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडमेंट आई और डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो अगर आपको इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ प्रीवियस ईयर 2021 कोई भी डिविडेंड इनकम मिली है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। 1 रुपया हो, 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, दैट विल बी योर इनकम और वो आपके हैंड में ही टैक्सेबल होगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। पहले वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी लेकिन अब वो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो जब ये अमेंडमेंट आई तो इस अमेंडमेंट के आने से एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ऐसा कर देने से उनकी जो इनकम है जो वो इंडिया में कमाते हैं बाय इन्वेस्टिंग देयर मनी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो कमाते हैं, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन जो वो कमाते हैं, उस पर भी उनको सरचार्ज पे करना पड़ जाएगा। और वो सरचार्ज अपने आप में कोई छोटा अमाउंट नहीं होगा, बिकॉज जब फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो केवल 1-2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है या 1-2 करोड़ रुपए की इनकम नहीं कमा रहा है, जबकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट की इनकम कमा रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द 37% सरचार्ज उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया कि उनकी इनकम पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा एंड जिसके वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे, या ऐसा एप्रीहेंशन देखा गया कि अगर हमने उनके ऊपर 37% का सरचार्ज लगा दिया, उनकी इनकम पर 37% सरचार्ज एप्लीकेबल कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे में लॉ में एक प्रोविजन डाला गया जिसमें लिखा गया कि अगर आपकी इस तरह की कोई इनकम होती है जिसमें बेसिकली आप डिविडेंड से कमाते हैं या आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, स्पेसिफाइड कैपिटल गेन जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपके ऊपर जो सरचार्ज एप्लीकेबल किया जाएगा वो 15% से ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड वाला देखिएगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोवाइडेड दैट where the total income include any income by way of dividend or income chargeable under head 111A and section 112A of the income tax। मैं आपको बता दूं 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है। तो ये लॉ कह रहा है यहाँ पर अगर आपकी कोई इनकम है जिसके अंदर जुड़ा हुआ है बाय वे ऑफ इनकम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड जुड़ा हुआ है, और इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 111A मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जुड़ा हुआ है, और एंड सेक्शन 112A मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जुड़ा हुआ है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द रेट ऑफ सरचार्ज, तो वहां पर जो आपके ऊपर सरचार्ज होगा on the amount of income tax deducted in respect of such part of the income shall not exceed 15%। तो वहां पर जो आपका सरचार्ज होगा वो 15% से ज्यादा का नहीं होगा। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, इट इज नॉट। तो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, अगर आपकी इनकम में कोई ऐसी इनकम जुड़ी हुई है विच इज बाय वे ऑफ डिविडेंड और 111A का जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 112A जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस इनकम पर
15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो मान के चलते हैं आपकी की सारी इनकम डिविडेंड की है या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है, जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो ये इनकम आपकी मान के चलते हैं 55 लाख रुपए आ जाती है। तो आपके ऊपर सरचार्ज कितना लग जाएगा? क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपके ऊपर सरचार्ज रहने वाला है 10% का। लेकिन अगर आपकी ये इनकम एक्सीड हो जाती है 1 करोड़ से, तो क्योंकि आपके ऊपर सरचार्ज लग जाता 15%, तो यहां पर भी कितना लगेगा? 15%। लेकिन अगर आपकी ये इनकम मान लो एक्सीड हो जाती है 5 करोड़ से, तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट देखूं तो आपके ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो 37% लगता है। लेकिन यहाँ पर लॉ ये कह रहा है कि अगर आपकी इनकम डिविडेंड से है, अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है, अगर आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से है, 111 ए और 112 ए वाली है, तो उस केस में आपके ऊपर लिमिट कर दिया जाएगा सरचार्ज का रेट, जो कि होगा 15%। और याद रखना ये केवल उसी इनकम पर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा जो डिविडेंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम होगी तो उस पर आपको नॉर्मली ही सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो भी आपका ऊपर वाली टेबल में मेंशन किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं फर्म के ऊपर किस तरह से सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो इन केस ऑफ अ फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सरचार्ज इस तरह से एप्लीकेबल किया जाएगा। Where the total income exceed rupees 1 crore, surcharge is payable at a rate of 12%। तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि 12% के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर फर्दर कोई टेबल नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 50 से 1 करोड़ पर इतना होगा फिर उसके ऊपर वाले पे इतना होगा। सिंपल स्ट्रेट अवे 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है तो हम आपसे कोई सरचार्ज नहीं मांगेंगे, आप सिंपल अपना इनकम टैक्स पे करिए, बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है, चाहे वो कितनी भी हो जाए, हम आपसे 12% का एडिशनली सरचार्ज भी ले लेंगे। तो ये 12% आपको अलग से पे करना पड़ेगा ओवर एंड अबव योर इनकम टैक्स लाइबिलिटी। बात कर लेते हैं डोमेस्टिक कंपनीज के केस में। तो कंपनीज अपना सरचार्ज किस तरह से देंगी? तो यहाँ पर कंपनीज को मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले, वेयर द टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, देन इन दैट केस सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ 7% ऑफ द इनकम टैक्स। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो आपके ऊपर जो सरचार्ज एप्लीकेबल किया जाएगा वो एट द रेट ऑफ 7% ऑफ द इनकम टैक्स किया जाएगा। अगर आप कंपनी है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो आपका जो सरचार्ज का रेट रहने वाला है वो 7% के हिसाब से रहने वाला है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपके ऊपर जो सरचार्ज का रेट लगाया जाएगा वो 12% के हिसाब से लगाया जाएगा। तो कंपनीज के केस में फिर से देख लेते हैं क्या बोला है। अगर आप कंपनी है, टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो आपको 7% के हिसाब से सरचार्ज पे करना है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 12% के हिसाब से सरचार्ज पे करना है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी है, अगर आप फॉरेन कंपनी है और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से कम है, तो आपके ऊपर सरचार्ज का रेट होगा 2% का। अगर आप फॉरेन कंपनी है और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके ऊपर जो सरचार्ज का रेट होगा वो होगा 5%। तो यहाँ पर कंपनीज को फिर से समझ लेते हैं। कंपनीज दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी टर्नओवर 1 से 10 करोड़ है तो आपके ऊपर सरचार्ज रहेगा 7%। टर्नओवर 10 से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज रहेगा 12%। फॉरेन कंपनी हो, 1 से 10 करोड़ का टर्नओवर है, सरचार्ज रहेगा 2%। फॉरेन कंपनी हो, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज रहेगा आपके ऊपर 5%। आई होप एम आई क्लियर टू एवरीवन। तो ये है सरचार्ज की टेबल जो अलग अलग लोगों पर, अलग अलग पर्सन पर एप्लीकेबल होती है ओवर एंड अबव योर इनकम टैक्स लाइबिलिटी।
आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सरचार्ज शेल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बिफोर द एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस। तो ये जो एजुकेशन सेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इससे पहले एप्लीकेबल होता है। मतलब सरचार्ज जो भी लगेगा वो आपकी बेसिक इनकम टैक्स लाइबिलिटी पर आएगा, उसके बाद सरचार्ज जोड़ा जाएगा, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन सेस जोड़ा जाएगा। दूसरा नोट देख लीजिए, सरचार्ज शेल बी लेविएबल ऑन बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो अगर आप रेजिडेंट है तब भी आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा, और अगर आप नॉन रेजिडेंट है तब भी आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। अगर आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई है, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और वहां से एक प्रॉब्लम समझते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे कि इनकम टैक्स में उसका सॉल्यूशन किस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जांपल की, देन उसके प्रॉब्लम की। तो लेट्स से मिस्टर राम है, ये मिस्टर श्याम है। आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। सो मिस्टर राम की इनकम है 50 लाख, मिस्टर श्याम की इनकम है यहां पर 50,40,000। अब आप दोनों का टैक्स कंप्यूट करिए, कंप्यूट टैक्स। अब आप मुझे बताएंगे कैसे कंप्यूट करना है टैक्स। फर्स्ट 2,50,000, देयर विल बी नो टैक्स। नेक्स्ट 250, हम एज्यूमिंग दोनों ही 47 ईयर ओल्ड है, तो इसका मतलब नॉर्मल पर्सन है, सीनियर सिटीजन नहीं है। नेक्स्ट 2,50,000 पे इसका टैक्स आ जाएगा 12,500, इसके केस में नील 12,500। क्लियर है। ऑन द नेक्स्ट 5 लाख, इसके केस में टैक्स आएगा 1 लाख रुपए का, और इसके केस में भी टैक्स आएगा 1 लाख रुपए का। ऑन द नेक्स्ट, इसका कितना अमाउंट बच गया, टोटल इनकम थी इसकी 50 लाख, 50 लाख में से 10 लाख चले गए तो बच गए 40 लाख। 40 लाख पर इसे 30% का टैक्स देना है, जो कि आ गया 12 लाख। जबकि इसके केस में कितना बच रहा है अमाउंट, 50,40,000 की इनकम है, 50,40,000 में से 10 लाख चले गए तो बच गए 40,40,000। इस पर इसको देना है 30% का टैक्स, जो कि आता है 12,12,000। क्लियर। नाउ टोटल टैक्स 12, 13,12,500। इसका 13,24,500। क्या राम के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। राम के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सरचार्ज नील, एंड द फाइनल टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज 13,12,500। आई होप यहां तक सभी क्लियर हो गए होंगे, किसी को भी यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट श्याम। श्याम के केस में क्योंकि सरचार्ज एप्लीकेबल है, तो यहां पर सरचार्ज आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, एट द रेट ऑफ 10%, बिकॉज इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है। तो यहां पर जो सरचार्ज आएगा वो इसका 10% आ जाएगा,
जो कि होता है 1,32,450। ये मैंने इसका 10% किया है। नाउ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 14,56,950। अब एक बात बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई है 14,56,950 रुपए। अब मुझे बताइए, राम ने और श्याम में जो इनकम का डिफरेंस है, राम की इनकम में और श्याम की इनकम में जो डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों की इनकम की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, द डिफरेंस इज 40,000 ओनली। इन दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है? 40,000 रुपए का डिफरेंस। लेकिन इन दोनों के टैक्स में कितना डिफरेंस है? अब आप जरा टैक्स के डिफरेंस को देखिए। जब मैं बात करता हूं राम की इनकम और श्याम की इनकम में, तो इनकम में जो डिफरेंस है वो केवल 40,000 का है। लेकिन जब दोनों के टैक्स में डिफरेंस देखा गया तो वो डिफरेंस निकल के आता है 1,44,450 रुपए का। राम ने श्याम से केवल 40,000 रुपए कम कमाए हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं श्याम ने राम से केवल 40,000 रुपए ज्यादा कमाए हैं, लेकिन श्याम को जो टैक्स देना पड़ रहा है वो 1,44,450 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है सरकार को। आप समझ पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है यहां पर? सरचार्ज लगने की वजह से, देखिए यहां पर सरचार्ज नहीं है जबकि यहां पर सरचार्ज आ गया, तो सरचार्ज को लगाने की वजह से या सरचार्ज लगने की वजह से जो श्याम के ऊपर इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है, ओवर एंड अबव द एडिशनल इनकम विच ही हैज अर्न, उससे भी ज्यादा उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। देखिए उसने केवल क्या किया, 40,000 रुपए ज्यादा कमाए, केवल 40,000 रुपए ज्यादा कमाए, लेकिन 40,000 रुपए ज्यादा कमाने के बाद उसकी जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई एज कंपेयर टू 50 लाख, वो केवल कितनी आ गई? 1,44,450 रुपए फालतू आ गई। तो क्या ये इसके साथ इनजस्टिस नहीं है? ऐसे में श्याम क्यों कमाएगा 40,000 रुपए? वो कहेगा मैं तो नहीं कमाता 40,000 रुपए, 40,000 रुपए कमाने के बाद मुझे सरकार को 1,44,000 रुपए देने पड़ते हैं। मैंने फालतू कमाया केवल 40,000, लेकिन मेरी पॉकेट से चला जाता है 1,44,000। तो ऐसे में मैं क्यों कमाऊं ज्यादा? मैं तो नहीं कमाऊंगा ज्यादा। तो ये एक प्रॉब्लम है सरचार्ज की। सरचार्ज की वजह से क्या होता है, सम टाइम एक ऐसा लेवल होता है इनकम का, ब्रेक इवन मैं कह सकता हूं, जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो सरचार्ज एप्लीकेबल होने की वजह से सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जो कि ओवर एंड अबव योर इनकम इंक्रीज के से भी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपकी इनकम मान लो 40,000 रुपए बढ़ी है इस वाले एग्जांपल में, लेकिन आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है करीब करीब 1,44,450 रुपए, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है जहां पर आपको सरकार ने एक रिलीफ जैसी कोई चीज दी है। फिर से रिपीट कर देता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सरचार्ज ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाए ओवर एंड अबव योर इंक्रीज इन द इनकम, जो कि ऐसा इस केस में आपने देखा। तो ऐसे केस में सरकार आपको रिलीफ देती है जिसको कि हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। क्या रिलीफ दिया है सरकार ने उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर लॉ पर चलेंगे और लॉ को समझेंगे लॉ क्या कहता है। तो यहां पर सरकार ने बोला, श्याम अगर तुम्हारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द सरचार्ज बढ़ जाती है तो हम आपसे सरचार्ज या टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई वुड से वो नहीं बढ़ने देंगे जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा। देखिए यहां पर आपकी इनकम कितनी बढ़ी है,
40,000, लेकिन आपका टैक्स कितना बढ़ रहा है? 1,44,450। तो सरकार यहां पर ये कह रही है कि आपसे जो एडिशनल टैक्स कलेक्ट किया जाएगा दैट विल नॉट बी मोर देन ₹40,000। तो जितनी आपकी इनकम बढ़ी है ना, फालतू इनकम हुई है ओवर एंड अबव 50 लाख, हम केवल उतनी ही इनकम पर और उतना ही आपसे टैक्स लेंगे। तो जो आपका एडिशनल टैक्स आया है, जो कि मेरे वाले केस में कितना आया था, 1,44,450, तो हम इसमें से 40,000 रुपए माइनस कर देंगे। जो बच जाएगा अमाउंट 1,04,450, इसका हम आपको रिलीफ दे देंगे। ये टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे। तो आपका टैक्स बना कितना? 1,44,450 फालतू टैक्स, हम माइनस कर देंगे उसमें से 40,000 रुपए, और जो बच गया अमाउंट, जो कि बच गया 1,04,450, इतने का हम आपको रिलीफ दे देंगे। ये हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, हम आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे, हम इतना टैक्स आपके ऊपर छोड़ देंगे। तो सिंपल सरकार ने क्या फंडा लगाया, अगर किसी पर्सन की इनकम 40,000 बढ़ रही है तो हम 40,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स रिकवरी नहीं करेंगे, हम उसकी टैक्स अमाउंट की टैक्स लाइबिलिटी को फ्रीज कर देंगे अप टू 40,000। क्लियर है यहां तक? अब देख लेते हैं लॉ क्या कहता है इस बारे में, लॉ में किस तरह से लिखी हुई है बात। मार्जिनल रिलीफ, हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल रिलीफ। तो when the total income of an individual exceeds rupees 50 lakh or 1 crore, surcharge is calculated on the entire amount of income tax। क्लियर है? पूरा जो भी इनकम टैक्स आपका बनता है उसी पर आप सरचार्ज पे करते हो। एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द टैक्स अमाउंट मे बी मोर देन द टोटल इंक्रीज इन द इनकम। और ये जो आपका टैक्स बढ़ा है, ये आपका टैक्स ज्यादा हो सकता है जिस अमाउंट से आपकी इनकम बढ़ी है उससे भी ज्यादा। इन दिस केस एसएससी विल गेट अ बेनिफिट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो अगर ऐसा केस होगा तो हम आपको मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मार्जिनल रिलीफ जैसी एक चीज देंगे। क्लियर है? मैं यहां तक एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है total income of Mr. X, who is the age of 47 years, for the assessment year is 50,90,000. Compute the tax payable by X for the assessment year 2021. Assume he does not opt to be taxed under the section 115 BAC, that is the new regime। तो मान के चलिए 47 ईयर का बंदा है, नॉर्मल पर्सन है, 50,90,000 रुपए उसकी इनकम है, और वो नए वाले रिजीम में नहीं जाना चाहता है। नया वाला रिजीम आपको पता ही है, सेक्शन 115 बीएसी, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 पे 5, फिर अगले 2.5 पे 10%, फिर अगले 2.5 पर 15, फिर 20, फिर 25, 30, इस तरह से वो नया रिजीम जो लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है आप नए रिजीम को एज्यूम मत कीजिएगा, मींस आप नए रिजीम में अपना टैक्स नहीं लगवाना चाहते हैं, आप पुराने रिजीम में ही रहना चाहते हैं। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट होगा। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम दी गई है वो हमें दी गई है 50,90,000 रुपए। यहां पर मैं कहूंगा फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट 2,50,000 12,500 फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 5 लाख 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट कितने बच जाएंगे मेरे पास? 50,90,000 में से 10 लाख माइनस हो जाएंगे, देन मेरे पास बचेगा 40,90,000। इस पर कितना आ जाएगा? 30% का टैक्स, जो कि कितना होगा? 12,27,000 रुपए। माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 13,39,500 रुपीज, प्लस किया जाएगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%।
133,950. Total tax liability would be 14,73,450. अब देखिए आपका इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ था? 90,000. भाई अगर आप 50 लाख तक कमाते तो आपके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाया। कितना ज्यादा कमाया? 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए कमाने की वजह से आपके ऊपर सरचार्ज लग गया, और सरचार्ज लगने की वजह से आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। वो कितनी आ गई? इसको कंप्यूट करने के लिए आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कि अगर आप ये 90,000 रुपए फालतू ना कमाते तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होती। तो अगर मान लीजिए आप 50 लाख रुपए ही कमाते तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कुछ इस तरह होती। पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, फिर 12,500 रुपए फिक्स, फिर 1 लाख रुपए भी फिक्स है, और उसके बाद जो आपकी इनकम बचती जो कि 40 लाख रुपए होती, मतलब 12 लाख रुपए का आपका टैक्स आता। आप समझ पा रहे हैं ना? 40 लाख का 30% करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा। यहां पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 13,12,500। सरचार्ज आपके ऊपर नहीं लगता क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। तो यहां पर आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती 13,12,500 रुपए आती। अब आप बताइए दोनों में क्या इंक्रीमेंटल डिफरेंस आया है? 14,73,450 माइनस 13,12,500। तो यहाँ पर जो एडिशनल टैक्स आ रहा है आपका वो आ रहा है 1,60,950 रुपए। अब एक बात बताइए, आपकी इनकम बढ़ी कितनी? केवल 90,000 रुपए, लेकिन आपका टैक्स कितना बढ़ गया? 1,60,950 रुपए। तो क्योंकि आपकी इनकम केवल 90,000 रुपए बढ़ी है, लेकिन 90,000 से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ गया जो कि 1,60,950 है, तो ऐसे में आपको रिलीफ दिया जाएगा। कितने का रिलीफ दिया जाएगा? ये माइनस 90,000 जो कि आपका आ जाएगा 70,950। तो इतने का आपको यहां पर रिलीफ मिल जाएगा। इसको मैं कहूंगा रिलीफ, जो कि दिया गया है आपको 70,950 का। तो आपकी जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी दैट वुड बी 1473450 माइनस 70,950, दैट इज 14,02,500। तो ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है जो आपको यहाँ पर पे करनी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। फिर से बता देता हूं, अगर सरचार्ज की वजह से आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपकी बढ़ने वाली इनकम से ज्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है, और मार्जिनल रिलीफ उतना मिलता है जितनी आपकी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी ओवर एंड अबव योर इंक्रीज इन द इनकम बढ़ी है। तो मेरे वाले इस वाले एग्जांपल में आपकी इनकम बढ़ी थी 90,000 रुपए से, बट आपका जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा था वो 1,60,950 रुपए से बढ़ा था। तो ऐसे में आपको एक लिमिट कर दिया जाएगा, आपका टैक्स रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एज पर दी मार्जिनल रिलीफ, जो कि आपका आ जाएगा 14,02,500 रुपए तक। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट होगा। द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर एक्स 47 ईयर, जिनका असेसमेंट ईयर का इनकम है 1,01,00,000 रुपए। आपको टैक्स पेबल निकालना है। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये 115 BAC मतलब नए रिजीम में कंप्यूट नहीं होना चाहते हैं, अपने आप को उसमें टैक्स नहीं करवाना चाहते हैं। तो चलिए अब हमारे सामने एग्जांपल है इनकम 1,01,00,000 रुपए। तो यहां पर रखते हैं 1,01,00,000 रुपए। टैक्स कंप्यूट करवाइए जरा। फर्स्ट 250 नो टैक्स,
नेक्स्ट 250 12,500, नेक्स्ट 5 लाख 1 लाख रुपए, नेक्स्ट कितना अमाउंट बच जाएगा 1 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख 90 1 लाख, इस पर 30% के हिसाब से टैक्स आ जाएगा 27,30,000 टोटल टैक्स 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27,30,000, टोटल टैक्सेस 28,42,500। सरचार्ज आएगा यस एट द रेट ऑफ, देखिए टेबल में, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 15% का। तो सरचार्ज आ गया यहाँ पर आपके ऊपर 15%। 15% अगर मैं इसका कर दूं तो ये आ जाएगा 4,26,375। नाउ टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 32,68,875। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा कंप्यूट कीजिए, मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि अगर ये पर्सन 1 लाख रुपए ज्यादा ना कमाता तो इसके ऊपर क्या टैक्स लाइबिलिटी आती। तो अब आप जरा कंप्यूट करेंगे टैक्स 1 करोड़ की इनकम पर। 1 करोड़ पे कैसे आएगा, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर उसके बाद 12,500 रुपए फिक्स है, फिर 1 लाख रुपए भी फिक्स है। अब उसकी इनकम बची कितनी, 90 लाख रुपए। 90 लाख समझ पा रहे हैं ना भाई, 1 करोड़ की इनकम में 10 लाख रुपए माइनस हो गए ये दोनों, उसके बाद बचे कितने 90 लाख। तो 90 लाख का 30% कितना हो गया 27 लाख। तो यहां पर आ गया 27 लाख। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 27 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, इट कम्स टू बी 28,12,500। सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस लगेगा। इनकम कितनी है 1 करोड़। देखिए टेबल में, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है लेकिन 1 करोड़ से कम होती है तो आपके ऊपर सरचार्ज है 10% का, तो यहाँ पर सरचार्ज आ जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, जो कि कितना होगा इंटू 10%, 28,1,250। टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 30,93,750। अब एक बात बताइए, इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों में डिफरेंस कितना है 1,75,125 रुपए का डिफरेंस है दोनों में। एक बात बताइए, दोनों टैक्स लाइबिलिटीज में डिफरेंस है 1,75,125 रुपए का, जबकि दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है केवल 1 लाख रुपए का। यस और नो, आपकी इनकम बढ़ रही है केवल 1 लाख रुपए से, लेकिन आपका टैक्स बढ़ जा रहा है 1,75,125 रुपए से। तो ऐसे में क्योंकि आपकी इनकम केवल 1 लाख रुपए बढ़ रही है और आपका टैक्स 1,75,125 बढ़ रहा है, तो हम आपको रिलीफ देंगे। कितना देंगे, माइनस कर दीजिए इसमें से 1 लाख रुपए, बचा कितना 75,125। इट विल बी योर रिलीफ। तो जब आपसे टैक्स मांगा जाएगा तो उसके अंदर माइनस कर दिया जाएगा रिलीफ, जो कि होगा 75,125 रुपए, और आपसे जो टैक्स मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा 31,93,750। ये आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो यहां पर नटशेल में फिर से आपको क्लियर कर दूं, मार्जिनल रिलीफ केवल इतनी सी बात कहता है, अगर आपकी इनकम
बढ़ती है लेकिन उसकी वजह से आपका टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम आपसे केवल उतना ही टैक्स लेंगे जितनी आपकी इनकम बढ़ी है। अगर आपकी इनकम 1 लाख बढ़ी लेकिन टैक्स आपका 1 लाख से ज्यादा बढ़ गया, तो आपसे टैक्स 1 लाख रुपए ही लिया जाएगा। जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उसके ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, उसके ऊपर हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उसके ऊपर लेंगे तो आपकी पॉकेट में से चला जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतने तक का आपका टैक्स बढ़ाएंगे, बाकी सारा आपको रिलीफ की फॉर्म में माइनस करवा दिया जाएगा। आई होप यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क पे लिख सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा घर पर। अगर किसी को कोई भी डाउट आएगा देन वी विल डिस्कस इट इनटू द लाइव सेशन, जो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल लेने वाला हूं। तो इट विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो होमवर्क। आइए अब अपनी छोटी छोटी कुछ बातें कर लेते हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी है। एक सेक्शन है आपके इनकम टैक्स में, सेक्शन 288A, जो बात करता है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। तो राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम में आपको क्या ध्यान रखना होता है, जब भी आप अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे इन अ मल्टीपल ऑफ ₹10। मतलब अगर आपकी इनकम आ रही है लेट से 804 रुपए, तो आप उसे 10 तक मल्टीपल, 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देंगे और उसको आप लिख देंगे 800 रुपए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1,08,04, इसको राउंड ऑफ किया जाएगा, सॉरी 10,804 है तो इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 10,800 तक। 10,806 है, इसे राउंड ऑफ किया जाएगा 10,810 तक। तो आप खुद समझदार हैं इस चीज में। तो 5 रुपए से अगर ऊपर होगा तो हायर साइड में राउंड ऑफ हो जाएगा, और 5 रुपए से कम होगा तो लोअर साइड में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। और अगर पैसा है कोई तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अगर पैसों में कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो आप उसे कंप्लीटली इग्नोर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप राउंडिंग ऑफ करेंगे एज पर द सेक्शन 288A। 10,804 नियरेस्ट टू 10 लोअर साइड एंड 10,806 हायर नियरेस्ट टू 10 हायर साइड। सिमिलरली अगर आपका कोई टोटल टैक्स है वो भी राउंड ऑफ किया जाएगा अंडर सेक्शन 288B, और वो भी 10 रुपए तक राउंड ऑफ किया जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अपने एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ जो आपको समझना होगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज योर होमवर्क, आप इसे घर पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो योर होमवर्क, आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ये मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत ही अच्छा सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन की वजह से काफी सारे कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट होते हैं, एक मिस इंटरप्रिटेशन लोग ले लेते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह की मिस इंटरप्रिटेशन ली जाती है। तो सबसे पहले सेक्शन को पढ़ते हैं या एक एग्जाम्पल पर चलते हैं, उसके बाद आएंगे सेक्शन पर। एग्जाम्पल देखते हैं लॉ क्या कहता है। तो लेट से किसी पर्सन की इनकम हमने लिख दी 4,70,000। अब आपको कंप्यूट करना है टैक्स, कंप्यूट टैक्स करवाइए। ऑन द फर्स्ट 2,50,000 देयर विल बी नो टैक्स। कितने बच गए, 470 में से 250 चले गए, तो 470 माइनस 250 220, तो नेक्स्ट 220 पर 5% का टैक्स, जो कि कितना आ गया 11,000 रुपीज। द टोटल टैक्स वुड बी 11,000। अब सरकार यहां पर कहती है एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये आपको ध्यान से सुननी है। गवर्नमेंट सेज अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम
अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है, अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है, तो उस केस में उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही होगी उतने की या 12,500 रुपए तक की हम आपको रिबेट दे देंगे। उतने अमाउंट की जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी या 12,500 विच एवर इज लोअर, उतने अमाउंट की हम आपको रिबेट दे देंगे। तो क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं थी, आपका टैक्स 11,000 बन रहा था, तो हम आपको 11,000 रुपए की रिबेट दे देंगे और जो आपका फाइनल टैक्स निकल के आएगा वो हो जाएगा निल, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लेते हैं इस एग्जांपल को। इनकम है 4,70,000 रुपए, टैक्स कंप्यूट किया 11,000 रुपए आया। लॉस इज, अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी तो हम उसे रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 87A, और ये रिबेट कितनी होगी? जो उसका टैक्स बन रहा होगा और 12,500 रुपए विच एवर इज लोअर। तो रिबेट आपको कितनी मिलेगी? एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो सपोज करिए आपका टैक्स था 11,000 रुपए, रिबेट हो गई 12,500, तो आपको कितनी रिबेट मिलेगी? 11,000 रुपए। क्लियर है? वापस आते हैं अपने सेक्शन पर, अब समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसका मतलब ये बेनिफिट केवल किसे दिया जा रहा है? इंडिविजुअल को और रेजिडेंट को। इट मींस दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू HUF, it is not available to company and also it is not available to non-resident। तो यहां पर आप इसको हाईलाइट करिएगा, रेजिडेंट होना चाहिए और साथ के साथ इंडिविजुअल भी होना चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो बेनिफिट नहीं देंगे, अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। क्या है बेनिफिट? If a person is a resident individual and total income after deduction under section 80 is equal to or less than rupees 5 lakh, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से बराबर हो जाती है या कम हो जाती है, तो रिबेट shall be equal to the amount of income tax payable on the total income or rupees 12,500 विच एवर इज लेस। तो जो भी कम होगा उतने की आपको रिबेट दे दी जाएगी। क्लियर है यहां तक? यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फर्दर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द रिबेट अंडर सेक्शन 87A shall not exceed the amount of income tax as computed before allowing such rebate on the total income of an SSC with which he is chargeable for the tax for any assessment year। क्लियर है? तो यहां पर सिंपली ये कहना चाहते हैं जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उतने की हम आपको रिबेट दे देंगे। कंडीशन यही है, आप रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप जरा 5 लाख रुपए पर टैक्स कंप्यूट कीजिए। 5 लाख रुपए पे कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे? पहले 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं आएगा, नेक्स्ट 2,50,000 5% का टैक्स आएगा 12,500, टोटल टैक्स 12,500। 87A की रिबेट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों? इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, आप इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, तो रिबेट कितनी देंगे? आपका एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो आंसर आ गया 12,500, ये आपने रिबेट दे दी 12,500 की, तो आपका टैक्स कितना हो गया? 0। अब सपोज कीजिए किसी पर्सन की इनकम 5 लाख होती है तो उसको टैक्स कितना देना पड़ा? 0। तो यहां पर लोगों ने क्या मिस इंटरप्रिटेशन की है
कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स देना ही नहीं है। बात उनकी बिल्कुल सही है, लॉजिक उनका बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से पार हो गई, आपकी इनकम 5 लाख रुपए में 1 रुपया भी बढ़ गई, 10 रुपए भी बढ़ गई, तो फिर आपको ये रिबेट नहीं दी जाएगी। एंड इन दैट केस आपके फर्स्ट 2.5 लाख ही एग्जेम्प्ट होंगे, उसके बाद तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक या 5 लाख से कम है, तो उस केस में आपको रिबेट मिलेगी और आपका इफेक्टिवली जो टैक्स है वो 0 कर दिया जाएगा। तो अगर कोई इसको ऐसे समझ रहा है कि 5 लाख तक कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर वो ऐसे समझ लेगा तो इसका मतलब वो ये इंटरप्रेट कर रहा है कि मेरी इनकम अगर 7 लाख भी हो जाएगी तो 5 तक तो कोई टैक्स नहीं है, जबकि इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब है केवल वो लोग जिनकी इनकम 5 लाख तक है वही टैक्स नहीं देंगे, मतलब उन्हीं के लिए टैक्स 0 किया गया है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 है तो फिर आपको रिबेट नहीं है और फिर आप नॉर्मली ट्रीट किए जाओगे। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं और उसके ऊपर एज नॉर्मल जो आपके टैक्स लगते हैं वो आपके ऊपर लगाए जाएंगे। आई होप यहां तक सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज 4,70,000 विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर शामिल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ऑफ ₹30,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज 12,000, compute the tax payable by Mr. X assuming he has deposited 1 lakh in LIC and paid premium for health insurance by electronic mode amounting to ₹15,000. Assume he does not opt to be taxed under the new regime. तो इन फैक्ट्स को लिख लेते हैं। क्या क्या फैक्ट्स दिए हैं? टोटल इनकम 4,70,000, इसके अंदर शामिल है 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना शामिल है? 30,000 रुपीज। इसके अंदर शामिल है 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपए। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,000 रुपए भी शामिल है। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 12,000 रुपए। और इसके बाद उसने 1 लाख रुपए LIC में डिपॉजिट किया है, तो LIC में 1 लाख रुपए डाले गए हैं। ये डिडक्शन मिलती है आपको अंडर सेक्शन 80C, जो मैं आपको डिडक्शंस के चैप्टर में समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि ये डिडक्शन हमारी माइनस हो जाती है, इसका हमें बेनिफिट मिलता है। और उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है 15,000 रुपए का। तो यहाँ पर एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है 15,000 रुपए का, इसकी भी डिडक्शन मिलती है 80D में। ये भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो अब आपको क्या करना है? कंप्यूट करना है उसका टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो टैक्स कंप्यूट करवाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल इनकम 4,70,000 रुपए जो उसकी है, उसमें माइनस करेंगे डिडक्शंस। अब डिडक्शंस में अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको आगे के चैप्टर्स में समझाऊंगा। एक 80C की डिडक्शन है जो मिलेगी, एक 80D की डिडक्शन है, और यहाँ पर एक और डिडक्शन है 80TTA। हो सकता है मैं आपको आज ही की क्लास में वो दिखा दूं कि क्या हो, किस तरह से वो डिडक्शन आपको दी जाती है। तो 80TTA की डिडक्शन ये कहती है कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिला है उसमें 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट आप
एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन देंगे हम 80C में, जो कि आपको 1 लाख रुपए की मिल जाएगी। 80D की डिडक्शन हम आपको देंगे, जो कि आपको 15,000 रुपए की मिलेगी। 80TTA में हम आपको एक डिडक्शन देंगे, जो कि आपको 10,000 रुपए की मिल जाएगी। तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 470 माइनस 1 लाख माइनस 15,000 माइनस 10,000, that is 3,45,000. This is the total taxable income. तो ये है आपकी टोटल इनकम जो आपको देखनी है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। अब बात करते हैं टैक्स की। तो देखिए 3,45,000 पर कितना टैक्स आएगा, इसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो दो स्पेशल इनकम हमारे सामने दी हुई है, इस पर क्या टैक्स है। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ टैक्सेस में एक नॉर्मल इनकम होती है, एक स्पेशल इनकम होती है। नॉर्मल इनकम वो जिस पर नॉर्मल रेट से मतलब स्लैब रेट से टैक्स लगता है, और स्पेशल इनकम वो जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने क्वेश्चन में दिया गया है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30,000 का, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000 का। एक बार देख लेते हैं क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A का है। नहीं, यहाँ पर सिंपल लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ये 112A का है, तो यहाँ पर हम 112A हटा देंगे। इट इज अ नॉर्मल कैपिटल गेन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टैक्स रेट की। तो ये जो 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर टैक्स लगता है 15% के हिसाब से। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 50,000 का दिया है, इस पर जो टैक्स लगता है वो 20% के हिसाब से लगता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, जब हमने स्पेशल रेट पढ़े थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स था। तो अब एक बात बताइए, टैक्स ऑन LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 20% ऑन 50,000। तो 50,000 का 20% जो कि आ जाएगा 10,000। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि कितना आ गया, 30,000 का 15% जो कि आ गया 4,500। क्लियर। उसके बाद तो यहां पर टोटल टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि अभी हमने निकाला 10,000 रुपीज। फिर हम लिखेंगे टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि हमने निकाला 4,500। फिर हम निकालेंगे टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। अब बैलेंस इनकम का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी जो टोटल इनकम थी वो 4,70,000 रुपए थी। इसमें से आपको 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल गई थी 80C में। 15,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल गई थी 80D में। 10,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल गई थी 80TTA में। तो आपकी इनकम कितनी बची थी, 470 माइनस 1 लाख माइनस 15,000 माइनस 10,000, 3,45,000। और इस इनकम में यहां पर लिखा हुआ था दिस इनकम इंक्लूड दीज टू इनकम। तो यहां पर 30,000 और 50,000 रुपए भी जुड़े हुए हैं जो कि स्पेशल इनकम है, तो वो भी आप माइनस करेंगे। 30,000 और 50,000। तो जैसे ही आप ये 80,000 रुपए और माइनस कर देंगे तो आपकी जो बैलेंस इनकम रह जाएगी वो रह जाएगी 2,65,000। अब इसके ऊपर आप टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा 15,000 रुपए, इस पर आपको देना है 5% के हिसाब से, जो कि आएगा 15,000 इंटू 5%, दैट इज 750 रुपीज। तो 750 रुपए आपका टैक्स बना जो आप यहां जोड़ देंगे।
देन ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी निकल के आएगी 10,000 प्लस 4,500 प्लस 750 कम्स टू बी 15,250 और इसमें से आप माइनस कर देंगे 87A की रिबेट, क्योंकि रिबेट क्या कहती है, आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 लाख से ज्यादा नहीं है, आप रेजिडेंट होने चाहिए हैं, इंडिविजुअल होने चाहिए वो भी हैं, तो आपको ऐसे में रिबेट मिल जाएगी। कितने अमाउंट की रिबेट मिलती है, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो अब आप कंपेयर करिए 15,250 और 12,500 विच एवर इज लोअर में क्या आएगा सामने, 12,500। तो ये आपको रिबेट मिल जाएगी। इतने की हम आपको रिबेट दे देंगे, तो आपका फाइनली जो यहाँ पर टैक्स बन जाएगा वो आ जाएगा 15,250 माइनस 12,500 दैट इज 2,750। क्लियर है यहाँ तक। तो 2,750 रुपए का मेरा टोटल टैक्स बनेगा जो बनता है और जो मेरी लाइबिलिटी है विच आई विल पे टू गवर्नमेंट, दिस इज माय टैक्स लाइबिलिटी। आई होप आप लोगों को रिबेट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि रिबेट कैसे अप्लाई होती है और रिबेट किस केस में दी जाती है। वापस आ जाते हैं अपने सेक्शन की तरफ जहां पर हम रिबेट देख रहे थे, पेज नंबर 31। तो रिबेट फिर से कंक्लूड कर देता हूं, उन सभी लोगों को देनी है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा की नहीं है। तो जो उनकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आएगी और 12,500 रुपए विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उतने की आप उनको रिबेट दे देंगे। एक और चीज यहाँ पर एजुकेशन सेस जो मैंने आपको अभी बताया था, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है दैट विल बी फर्दर इंक्रीज बाय 4%। देखिए देश को ना जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है तो उस टैक्स के हिस्से करने पड़ते हैं, मतलब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लेगी तो कुछ पैसा अपने पास रखेगी और कुछ पैसा स्टेट को दे देगी। लेकिन जब भी वो कोई सेस लगाएगी, चाहे वो किसी भी नाम से लगाया जाए, जैसे कुछ टाइम पहले कृषि सेस लगाया गया था, केकेसी सर्विस टैक्स के रिजीम में होता था। अब आजकल एजुकेशन सेस इनकम टैक्स में काफी टाइम से चला आ रहा है, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। तो ये जितने सेस होते हैं ना, ये सेस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े रहते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो सरकार क्या करती है, अगर सरकार चाहती है कि हम कोई टैक्स कलेक्ट करें लेकिन उसका स्टेट को बंटवारा ना करें, तो ऐसे टैक्स को वो सेस के नाम से लगाती है, क्योंकि अगर वो टैक्स कह के लगाएगी तो उसके अंदर फर्दर उसको स्टेट को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सेस कह के लगाएगी तो जो भी यहाँ पर पैसा आएगा बाय वे ऑफ सेस कलेक्शन, वो सारा का सारा पैसा सेंटर के पास रह जाएगा। तो इनकम टैक्स में सेस लगता है 4%। तो जो भी आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी दैट विल बी फर्दर इंक्रीज बाय 4% एंड दिस 4% विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। ठीक है, तो यहां पर ये सेक्शन लिखा हुआ है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स as increased by the union surcharge if applicable should be further increased by additional surcharge। तो जो भी आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आई है उसको फर्दर बढ़ा दिया जाएगा फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ द इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे लगेगा, मान लो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आई है 10,000 रुपए, इसके ऊपर सरचार्ज लग गया है 1,000 रुपए, देन टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 11,000। तो ईसी SHEC जिसको मैं कहूंगा 4%, ये आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, जो कि आ जाएगा 11,000 का 4% विच इज 440। तो 11,440 आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी होगी जो आप सरकार को पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। यहां पर आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज योर होमवर्क, आप इसे घर से ट्राई करेंगे।
आंसर आप उससे टैली करवा लेंगे। अब कैसे करवाएंगे उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे इनके आंसर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं इनके आंसर आपको कंफर्म कर दूंगा कि जो आंसर आपने कंप्यूट किया है वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन नंबर या उसके फैक्ट्स देके पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन द डिटेल्ड आंसर ऑन द सेम चैनल। पेज नंबर 32 पर आएंगे। 32 पे क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका होमवर्क है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इट इज नॉट 12 इट इज 13, इट इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार घर से ट्राई करेंगे, आंसर्स आप मुझसे पूछ लेंगे एज द केस मे बी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर। अब इसके बाद हमारे पास जो इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक रहता है दैट इज द अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इस वाले टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कंप्यूट करना है और स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्या मतलब होने वाला है। तो तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं आप उन्हें ट्राई करिए और उसके बाद आपके जो आंसर्स निकल के आते हैं अगर उनमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, मैं आपको उनके आंसर वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने जो सॉल्यूशन किया है क्या वो सही है या क्या वो गलत है। और अगर आपको कहीं डाउट है तो मैं उन डाउट को भी वहीं क्लैरिफाई कर दूंगा। होपफुली कल मैं एक लाइव सेशन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जहां पर आप अपने क्वेरी एंड डाउट पूछ सकते हैं लाइव आकर। वहां पर सिंपली आप यूट्यूब पर लाइव आएंगे और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप पूछ पाएंगे जो कि अभी तक आप नहीं पूछ पाए हैं ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, तो एक हमारा ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 कहलाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ इनकम। तब तक आप अपना होमवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक होके पूछिए। क्लास के बारे में एक अपडेट और दे देता हूं। अभी तक क्योंकि हैवी वर्कलोड की वजह से क्लासेस रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कल से क्लासेस रेगुलरली अपडेट अपलोड होंगी यूट्यूब पे। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं इन क्लासेस को बहुत अच्छी बात है और जो स्टूडेंट्स अब ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन्हें आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्लासेस को उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या किसी और इश्यूज की वजह से किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहे हैं या वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट 100 मार्क की टैक्सेशन क्लासेस फ्री में मिल रही हैं जिसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। तो प्लीज आप ये क्लासेस उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इनका फायदा मिल पाए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपको अपने नए लेक्चर के साथ, नए कॉन्सेप्ट एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।